नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। बेसिकली दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा था 1206 से लेकर 1526 तक, लगभग 320 वर्षों तक, और इसे 5 राजवंशों के रूप में डिवाइड किया गया, जो कि हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और इन राजवंशों को क्रम से याद करने का एक ट्रिक है गुल खिले तो सो लो। गुल मीन्स गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सो सैयद वंश और लो लोदी वंश। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अंतिम चैप्टर में जाना था मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंप देता है 1206 ईस्वी में। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। तो अपना राज्याभिषेक किया था 24 जून 1206 को, और उसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि सभी लोगों को पता होगा कि उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, यानी कि उसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। दरअसल बहुत से बुक पर कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इसका नाम प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही रखा गया है। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोग जरूर याद रखें और दोनों का विशेष रूप से ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा भारत की प्रथम मस्जिद, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम, दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को अजमेर में बनाया गया। तो पहली जो मस्जिद थी भारत की कुव्वत उल इस्लाम, जिसे बनाया दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक और मस्जिद बनाई अजमेर में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक की मृत्यु सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। चौगान मीन्स पोलो खेलते हुए जो है घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र, जिसका नाम था आराम शाह, को सिंहासन पर बैठाया गया, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन का दामाद था, वो जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जी हाँ, इल्तुतमिश जो है इसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है आराम शाह के बाद। तो आइए जानते हैं इल्तुतमिश से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बेसिकली जो इल्तुतमिश था वो तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। जी हाँ, जो इल्तुतमिश था वो तुर्किस्तान का था और जो कि इलबरी तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के समय वह जो है बदायूं का गवर्नर था। जिस टाइम पे ऐबक जो था उसकी मृत्यु हुई थी, उस समय जो है वह बदायूं का गवर्नर था, और बाद में उसने जो है उसके बेटे को मारकर खुद ही सिंहासन पर बैठ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ और स्थित बनाया। जी हाँ, जो इल्तुतमिश था उसने जो है कुतुब मीनार को बनाकर पूरा किया। बेसिकली जो कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ 1 मंजिला ही बन पाई थी। बाद में इल्तुतमिश ने जो है इसे 225 फीट बनवाकर पूरा किया। तो ये 2 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। बेसिकली इक्ता व्यवस्था होता क्या है? इसके तहत जो है सभी सैनिकों व गैर सैनिकों अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। आई रिपीट अगेन, इसके तहत होता क्या था, जो जितने भी सैनिक थे या फिर गैर सैनिक अधिकारी थे उनको जो है नकद वेतन के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। तो इसी व्यवस्था को बोलते हैं इक्ता व्यवस्था। जरूर याद रखें, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। यानी कि उसने बगदाद के खलीफा से ऐसी मान्यता प्राप्त की सुल्तान की, जो कि वो पहला ऐसा शासक था जिसने यह
मान्यता प्राप्त की थी। ऐसा पहला मुस्लिम शासक था वो। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने चांदी के टका या टंका और चांदी के जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित किया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि उसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी के टंका और तांबा का जीतल। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने चहलगानी का गठन किया। बेसिकली चहलगानी होता क्या है, उसने जो 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक ऐसा दल बनाया जिसे चहलगानी बोला जाता है या फिर चालीसा भी बोलते हैं। इस दल को क्या बोलते हैं, चहलगानी और चालीसा दोनों। तो बेसिकली अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि चालीसा का गठन किसके द्वारा कराया गया, तो इल्तुतमिश। और इसी चालीसा दल ने जो है उसकी सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश को भारत में गुंबज निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट है, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। बेसिकली क्या हुआ था, 1221 ईस्वी में जो है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबारानी, पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मंगबारानी, इसका पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए। लेकिन इल्तुतमिश से उसने जो है शरण मांगी और इल्तुतमिश ने इस सम्राट को शरण देने से मना कर दिया और इसी चतुराई पूर्वक उसने दिल्ली को जो है मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। हालांकि मंगोलों ने जो है आगे बाद में जो है बहुत बार दिल्ली पर आक्रमण किए थे। मंगोल के बारे में हम आगे जानेंगे, बस आप यहाँ पर ये ध्यान दें कि इल्तुतमिश ने जो है सम्राट जलालुद्दीन को जगह नहीं दी और सम्राट जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था चंगेज खां। और जो चंगेज खां था वो एक मंगोल था, मंगोलों के कबीले का एक सेनापति या शासक आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में होगी। इसके पश्चात जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में और उसका उत्तराधिकारी बनता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। परंतु वह जो है एक अयोग्य शासक था, इसीलिए जो है उसे हटाकर बाद में जो है रजिया को जो है सिंहासन पर आसीन किया गया और यहाँ से शुरुआत होती है रजिया सुल्तान की शासन की। तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी और इसके पश्चात रजिया ने जैसे ही वो गद्दी पर बैठी, उसका एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत, उसको जो है अमीर ए अखूर नियुक्त कर दिया या फिर अमीर ए आखूर भी इसको बोला जाता है। बेसिकली अमीर ए आखूर होता क्या है, घोड़ों का प्रधान आप लोग कह सकते हैं। तो उसने जो है आवश्यकता से अधिक उसको जो है महत्व दे दिया उस अपने गुलाम को, जो कि अबिसिनिया का निवासी था और इसके पश्चात उसको जो है अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया अमीर ए अखूर। और इसके बाद सिंहासन पर बैठते ही रजिया ने जो है कूटनीति से काम लिया और उसने अमीर वर्ग में फूट डाल दी, जिसकी वजह से जो अमीर वर्ग के लोग थे यानी तुर्की अधिकारी थे वो नाराज़ हो गए थे। और बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने जो है विद्रोह करके याकूत की हत्या कर दी, जो कि याकूत जिसके बारे में मैंने बताया अमीर ए अखूर जिसको नियुक्त किया गया था उसकी हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को जो है उसने बंदी बना लिया सूबेदार अल्तुनिया ने। यहाँ पर भी जो है रजिया सुल्तान ने जो है अपना कूटनीति दिखाना शुरू कर दिया और उसने अपनी कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से ही शादी कर दी। अब अल्तुनिया से उसने इसलिए शादी की क्योंकि उसने जो है अपने साम्राज्य को यानी अपने गद्दी को पुनः से प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें वो अभी फिर से जो है असफल रहेगी। और इसी के दौरान जो है रजिया जैसे ही वापस आ रही थी तो उसकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी। वो जो है बठिंडा से वापस आ रही थी और डाकुओं के द्वारा जो है कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल बहुत से इतिहासकारों का मानना यह है कि रजिया की हत्या के पीछे जो हाथ था वो बहराम शाह का था। बहराम शाह कौन था? यह इल्तुतमिश का पुत्र था, जो कि इसके पश्चात जो है उसने सत्ता को हथिया ली और खुद गद्दी पर बैठ गया और रजिया के पश्चात बन गया अब बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, बहराम शाह को भी जो है बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई और इसके बाद जो है नया शासक बन गया आपका अलाउद्दीन मसूद शाह। अब यहाँ पर बलबन का षड्यंत्र रचा और
1246 में, यानी 2 वर्ष के पश्चात क्या हुआ, उसने अलाउद्दीन मसूद शाह की जगह पर सुल्तान बना दिया नसीरुद्दीन महमूद को। अब नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने के पीछे का कारण यह था कि वह जो ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, और बलबन ने जो है अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दिया, यानी नसीरुद्दीन महमूद से, और इसी के साथ उसने जो है सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु वे अयोग्य थे और बलबन ने सत्ता हथिया ली। तो इसीलिए जो ये 3 थे अयोग्य माने जाते हैं, और बलबन ने जो अपनी षड्यंत्र रचा और सत्ता को हथिया ली। तो बलबन के इस षड्यंत्र के साथ ही साथ उसने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और 1266 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया गयासुद्दीन बलबन के नाम पर। बेसिकली इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था, और यह जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, और यह जो है चालीसा का सदस्य था, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। चालीसा यानी कि जो सरदारों का एक दल था, तुर्क सरदारों का एक दल था जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता था, उसी का एक सदस्य था। परंतु जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो उसने इस चालीसा को ख़त्म कर दिया, और इसके अलावा इसने सीरी नामक एक नया नगर जो है बलबन के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो ऑब्जेक्टिव वर्ड बनेगा कि उलूग खां की उपाधि बलबन को किसके द्वारा दी गई थी, तो नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुपालन किया। अब लौह और रक्त नीति है क्या, यानी कि खून का बदला खून। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने जो है इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया। अब यह जो है खुद इल्तुतमिश का गुलाम था, उसने इल्तुतमिश के सभी बेटों को मरवा दिए, और जितना भी उसका परिवार बचा था उसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने नौरोज़ उत्सव की भारत में शुरुआत की। तो नौरोज़ उत्सव की भारत में शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बलबन के द्वारा। अगर पूछता है नौरोज़ उत्सव है क्या, तो नौरोज़ एक जो है फारसी नववर्ष के शुरुआत में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो इसी की शुरुआत जो है बलबन के द्वारा भारत में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथाएं शुरू की। अब सिजदा क्या होता है, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, यानी कि उसने जो है सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये 2 प्रथाएं शुरू की। सिजदा मतलब मैंने बताया कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना है। पाबोस क्या है, पाबोस है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये 2 प्रथाएं बलबन के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। तो 2 कवि इसके दरबार में रहते थे, एक का नाम था अमीर खुसरो और दूसरा अमीर हसन। नेक्स्ट है, मंगोलों के साथ लड़ाई में उसके पुत्र महमूद की मौत हो जाने से बलबन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, और वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि मैंने बताया, मंगोल उन्होंने जो है पहले आक्रमण किया था, इसके पश्चात जैसे ही इसका बेटा महमूद जो है मंगोलों से भिड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई। अगर हम मंगोल के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मंगोल जो है चीन के उत्तर में गोबी नामक एक रेगिस्तान है, वहाँ के निवासी थे। वो जो है घूमने फिरने वाले एक अर्धसम्य जाति थी, और इन मंगोलों का जो मुख्य पेशा था वो घोड़ों और अन्य बहुत सारे पशुओं को पालना रहता था, और वो बहुत ही गंदे रहते थे, और सभी प्रकार के मांस वो खाते थे, और इनका जो है स्त्री के विषय में कोई भी नैतिकता नहीं थी, यानी सर्वथा अभाव था। यद्यपि वो जो है अपने माँ का जो सम्मान जरूर करते थे। और इन मंगोलों को जो है विभिन्न कबीलों में बांटा गया था, और इन्हीं कबीलों में से एक कबीलों में जो मैंने पिछले वाले में बात की थी जिसका नाम क्या था, चंगेज खां, उसका जन्म हुआ था एक कबीले में मंगोल की। तो इन्हीं मंगोलों के साथ लड़ाई हुई थी इसके पुत्र की, और वहाँ पे हार जाता है और मौत हो जाती है। और इसी के साथ जो है बलबन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है 1286 में। और 1286 से लेकर 1290 तक जो है गुलाम वंश के कुछ अन्य शासक कार्यकाल में आते हैं। अन्य शासकों के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम्स के लिए, बट एक क्वेश्चन उठ सकता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो समुद्दीन कैमुर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था, और फिर खिलजी वंश शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मिलती रहे और हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।